यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो फॉर्मूले से हमें पता है, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से क्या पता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहीं से हम यूनिट निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, मात्रक निकाल रहे हैं किसका, एप्सिलॉन जीरो का। तो F का जो होता है मात्रक, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। ठीक है, इसकी जगह हम लोग न्यूटन लिख लेंगे। हाँ, एक बात और जान लीजिए, इसी फॉर्मूले को हम लोग उतार लेते हैं और एप्सिलॉन जीरो को इधर भेजेंगे, F को इसके नीचे, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा 1/4 पाई न्यूटन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए सिंपल है, 4 पाई कांस्टेंट है तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं, सॉरी यहाँ F कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, F का क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। Q आवेश होता है, Q का जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है, तो यहाँ कूलम ले लेंगे, दूसरे का भी कूलम। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, तो मात्रक क्या निकल गया, कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। ठीक है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा भी हमने आपको बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या बताई थी, 9 इंटू 10⁻9। बस इस एप्सिलॉन जीरो को उधर भेज दीजिए और इसको इधर, जैसे एप्सिलॉन जीरो ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, अब पलट दीजिए तो क्या जाएगा, 1/, नहीं समझ में आया, आ जाएगा ना। ठीक है, देखिए 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू ये वाला 4 पाई, इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/9 इंटू 10⁻9, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 8.86 इंटू 10⁻, ये माइनस का प्लस का 9 ऊपर जाता है तो ये प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का ये हो जाता है 12। और यूनिट क्या बताया अभी हमने, कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। ठीक है, नोट कर लीजिए। कूलम्स लॉ की सीमाएं, तो कूलम्स लॉ की जो सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की दो सीमाएं होती हैं। पहले सीमा ये होती है कि हमने परिभाषा में ही बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो अर्थात जो इस कूलम्स लॉ में होता क्या है, आवेश जो होने चाहिए वो स्थिर ही होने चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, जो दोनों आवेश हों वो स्थिर आवेशों के लिए ये लागू होता है, मूविंग आवेश के लिए या मूव करते गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। तो इट वैलिड फॉर रेस्ट आवेश, रेस्ट चार्ज, दिस लॉ इज ओनली होल्ड फॉर रेस्ट चार्ज एंड नेक्स्ट। सेकेंड क्या बताया हमने कि दूसरा क्या होता है, ये बहुत ही, जब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरियां होती हैं, जैसे Q1 Q2 और ये R होता है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम बहुत कम कर देंगे तो F का मान क्या हो जाता है, R। ये बहुत कम कर देंगे तो F का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल का मान बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाने पर बल का मान बढ़ता है। अब तो अगर दूरी बहुत कम घटा देंगे, ये रेंज अगर हम कर दें 10 की पावर -15 मीटर, तो इस रेंज में जो हमारा फोर्स लगने लगेगा वो 10 टू द पावर, नीचे देखेंगे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13 न्यूटन, इसके रेंज का लगने लगेगा, और ये बहुत अधिक हो जाएगा, इसको नॉर्मली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये बहुत कम दूरी के लिए दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरियां बहुत कम हो जाएं तो उसके लिए वैलिड नहीं होता। दैट मीन्स शॉर्ट रेंज चार्जेस के लिए इनवैलिड होता है ये कूलम्स लॉ। तो दोनों सीमाएं क्या हैं, दोनों, पहला एक स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है, गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा क्या है, ये लघु दूरी के लिए ही, लघु दूरी में ये फेल हो जाता है। ठीक है, लघु कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, दो आवेश मान लेते हैं, दोनों कैसे रहेंगे, लाइट चार्जेस रहेंगे। क्या रहेंगे, लाइट चार्जेस। लाइट चार्जेस हम बताए हैं आपको कि दोनों या तो पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव रहे, ये लाइट चार्जेस होते हैं। और अनलाइट चार्जेस क्या होते हैं,
निगेटिव निगेटिव दोनों, ठीक है, सॉरी निगेटिव और पॉजिटिव। तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, तो ये सजातीय आवेश के लिए हम बता रहे हैं, विजातीय आवेश इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दोनों आवेश को हम बना रहे हैं, दो आवेश है सजातीय है, अर्थात दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। तो प्रतिकर्षण हो रहा होगा तो एक बल लग रहा होगा, F इधर दूर जा रहे होंगे F, और इसमें क्या हो रहा होगा, पहला वाले आवेश के कारण दूसरे पर बल, तो ये F12 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले आवेश के कारण पहले वाले पर बल, तो F21 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं तो डायरेक्शन जो निकलेगी R12 निकल जाएगी वेक्टर, और इसके लिए डायरेक्शन ले लेंगे तो R21 निकल जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं, अभी जैसा कि हमने आपको बताया है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²R², दिस इज वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स लॉ। नेक्स्ट अगर इसी को कंटिन्यू हम करते हैं, ये R इज द यूनिट वेक्टर, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R अपान मॉड ऑफ वेक्टर R, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं F12 करके लिखते हैं तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², और इसके लिए जो यहीं से अगर निकालेंगे तो वेक्टर R की जो डायरेक्शन मिलेगी 21 अपान R आ जाएगी, ये R मिलकर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² R21, और ये स्क्वायर मिलकर R³ हो जाएगा, ठीक है। F12 ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी के लिए हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं F21, कौन सा, ये वाला, इसी के लिए तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R³, और यहाँ क्या आ जाएगा R21 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें, F12 = माइनस का F21, अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसको F12 को 21 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर साइन है इसलिए माइनस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है, ओके।